हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। आज हम किस बारे में जानेंगे? शब्दों के बारे में। पढ़िए और समझिए। बच्चों, जब हम किसी वाक्य को बोलते तथा पढ़ते हैं तो उसमें अनेक शब्दों का सम्मेलन होता है। जब इन शब्दों को सार्थक लय में रखते हैं तो इसे पद का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे सोमेश गौशाला जाएगा। सोमेश स प्लस ओ प्लस म प्लस ई प्लस श प्लस अ, गौशाला ग प्लस ओ प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ, जाएगा ज प्लस आ प्लस ए प्लस ग प्लस आ। तो बच्चों, हमने क्या जाना? शब्द का निर्माण कैसे होता है? वर्णों के मेल से होता है। जब ये सारे ही वर्ण मिले तो एक शब्द बना गौशाला। इन्हीं से क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। और जब शब्द को किसी वाक्य में रखते हैं, किसी लय में रखते हैं, तो वो पद का रूप ले लेता है। अतः शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर सभी वर्ण अलग हो जाते हैं और ये ही सबसे छोटी इकाई होती है। सब वर्णों से ही बनते हैं, किंतु वे सार्थक होने चाहिए। अतः शब्द के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, जब किसी शब्द का विग्रह होता है या विच्छेद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और वो क्या होती है? वो वर्णों की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं होते। हम ये कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ हो, यानी कि उसी को हम शब्द कह सकते हैं। अब आइए सार्थक ध्वनि समूह और निरर्थक ध्वनि समूह को समझें। सार्थक ध्वनि समूह क प्लस आ प्लस ज प्लस ल प्लस अ, काजल सार्थक शब्द। निरर्थक ध्वनि समूह ण प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, णलक निरर्थक शब्द नहीं, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो हमारा शब्द होता है। जैसे सार्थक ध्वनि शब्द उसी को कहेंगे, और जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता वो हमारा निरर्थक ध्वनि कहलाता है। शब्द के भेद, शब्द के 5 भेद इन आधारों पर निश्चित किए गए हैं। पहला वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो पहला वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। यानी कि प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तो क सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है या जिसके नाम की कोई वस्तु विद्यमान होती है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पेड़, चीनी, मिठाई, माता, लक्ष्मी, शेर, पशु आदि। तो बच्चों, सार्थक शब्द कौन से होते हैं? यानी कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है या फिर कोई ना कोई उस नाम की वस्तु होती है, वही हमारे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी, पेड़, चीनी आदि। ख निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका ना तो कोई अर्थ होता है और ना ही कोई वस्तु उसके अनुरूप होती है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बॉय, चू चू, खटखट आदि। यानी निरर्थक शब्द क्या है? बाय बाय, चू चू, खटखट। यानी कि ऐसे शब्द जिनका क्या है, कोई अर्थ ही ना हो, वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं, क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो पारंपरिक रूप से मान्य हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, पानी, हाथ, पैर आदि। रूढ़ शब्दों के खंड करने पर इनसे कोई भी अर्थ किसी भी भाग का नहीं निकलता है। तो हमारे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो पारंपरिक रूप से मान्य होते हैं, और अगर हम इनको खंडित करें, इनके वर्णों को अलग करें, तो इनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते। यही हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। ख यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिन्हें 2 शब्दों के मेल से बनाया जाता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्दों के खंड करने पर उनके प्रत्येक भाग का अर्थ निकलता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर यानी किचन। पित्त अंबर, पीतांबर यानी विष्णु। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी। पंकज यानी कमर।
यानी कि योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं, और अगर हम उन दोनों शब्दों को अलग भी लिखें तो उनके अपने अपने अर्थ भी होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग शब्दों से बनते हैं, और अगर हम उन दोनों अलग शब्दों को खंडित भी करते हैं तो उनके स्वयं अपने ही अर्थ होते हैं। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द, किंतु इनका प्रयोग किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाए तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न कमल। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो दो अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है किसी तीसरे के लिए विशेष होता है, यानी कि किसी तीसरे के लिए होता है। जैसे कि पंकज, पंकज का अर्थ किसके लिए है? कि कमल के लिए। 3, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी। क तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें शब्दश संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है, जैसे अग्नि, जल, कर्ण, अतः, प्रातः, जीवा, मुख, नासिका आदि। यानी कि हमारे तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हमने संस्कृत से हिंदी भाषा में लिया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया, वो ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए। ख तद्भव शब्द ये वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में उनका स्वरूप विकृत होकर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आग, पानी, कान, जीभ, नाक, मुंह, पैर आदि। यानी कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो कि हमने संस्कृत से हिंदी में लिए लेकिन क्या किया? उनका परिवर्तन किया और फिर हमने उनका इस्तेमाल किया, जैसे आग, पानी, कान, जीभ आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो चलिए पढ़ते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को। नासिका नाक, काक कौआ, परस्तर पत्थर, रजत चांदी, भल्लुक भालू, उष्ट ऊंट, भगिनी बहिन, अश्रु आंसू, मस्तक माथा, चक्षु आंख, उलूक उल्लू, अग्नि आग, स्वर्ण सोना, कज्जल काजल, काष्ठ काठ, कूप कुआं, घृत घी, उदर पेट, ओष्ठ ओठ, धेनु गाय, कर्ण कान, मयूर मोर, अमृत अम्ये, कर्म काम, दुग्ध दूध, स्वप्न सपना, अंजलि अंजलि, इक्षु ईख, महिष भैंस, हस्त हाथ। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे तत्सम शब्द थे और ये हमारे तद्भव। ग देशज शब्द जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव वाले होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जेबिया, लोटा, खिचड़ी आदि। देशज शब्द कौन से हैं? जो हमने क्षेत्रीय भाषा या बोली से लिए हैं और प्रयोग करते हैं, जैसे डिबिया, लोटा, खिचड़ी। घ विदेशी शब्द ऐसे विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से शब्द सा लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए उसे विदेशी शब्द कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो हमने अन्य देश की भाषाओं से ली है और वही हमारे विदेशी शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द ट्रेन, मेट्रो, स्कूल, स्टेशन, मास्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, गैस, ओवन, फोन, कूलर, क्लास, बैग, बैट आदि। तुर्की शब्द तो, कैंची, बंदूक, बेगम, बावर्ची आदि। अरबी अदालत, इशारा, तारीख, औरत, अखबार, इनाम आदि। फारसी आमदनी, शहद, सब्जी, मोम, चिराग, कद्दू, कमर, आस्तीन, गुलाब, नमक, नमूना, खराब, मसाला, शेर आदि। पुर्तगाली गमला, कप्तान, संतरा, तौलिया, गलीचा, इस्पात, चीता, साबुन आदि। ये सारे शब्द कौन से हैं? जो हमने अन्य देशों की भाषाओं से लिए हैं। 4 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क पर्यायवाची शब्द, ख विलोम शब्द, ग अनेकार्थिक शब्द, घ वाक्यांश बोधक शब्द, ड एकार्थी शब्द। क पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, विटप। जल, पानी, वारी, सलील, अग्नि, अनल, पावक, वहिनी, आग, अमृत, सुधा, सोम, अमिया, पीयूष। हमारे पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, विपट। इन सब का ही अर्थ क्या है? पेड़। तो समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द ही हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ख विलोम शब्द ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या उल्टा अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे शब्द और विलोम, निद्रा, जागरण, आगमन, प्रस्थान, यश, अपयश,
आदि, अंत, उष्ण, शीत, आय, व्यय। यानी कि वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं हमारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि आय, व्यय, उष्ण, शीत, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। ग अनेकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, अंबर, कपड़ा, आकाश, कनक, सोना, धतूरा, घन, बादल, हथौड़ा, रस, स्वाद, जूस, आनंद, मत, राय, नहीं, वोट। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो एक होते हैं लेकिन उनके अर्थ अनेक होते हैं तो उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि रस का अर्थ स्वाद भी होता है, जूस भी होता है और आनंद भी होता है। घ वाक्यांश बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, केवल फल फूल खाने वाला, फलहारी, किसी की बात मानने वाला, आज्ञाकारी, सगे भाई बहन, सहोदर। यानी कि जब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वही शब्द क्या है उस पूरे वाक्यांश को अपने आप में ही एक्सप्लेन करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द। र एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे मित्र, दोस्त, घर, मकान, सांप, सर्प, चंद्रमा, चांद, मानव, मनुष्य, कथा, कहानी। यानी ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जैसे मित्र, दोस्त, घर, मकान। तो ये हमारे क्या है, एकार्थी शब्द। 5 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, क विकारी, ख अविकारी। क विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमारे विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है जिनमें, वही हमारे विकारी शब्द होते हैं। और इसके 4 प्रकार हैं। पहला संज्ञा, सभी पशु, पक्षी, नाम, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, विराट, बुढ़ापा, बंदर आदि। तो बच्चों, संज्ञा क्या है, जितने भी हमारे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा सर्वनाम, ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, हम, तुम्हारा, उसका, यहाँ आदि। जो भी संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, तुम्हारा, उसका। तीसरा विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा, पतला, छोटा, खुशबूदार, काला, सुरीला आदि। तो ऐसे शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण, दोष का, प्रकार, आकार का पता चलता है वही हमारे विशेषण होते हैं, जैसे मोटा, पतला, छोटा, खुशबूदार आदि। चौथा क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे रोना, गाना, हंसना, खाना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, नहाना, धोना आदि। यानी कि जिन भी शब्दों से हमें किसी काम के होने के, क्रिया के होने का पता चलता है वही हमारे क्रिया कहलाते हैं, जैसे रोना, गाना, हंसना, खाना, पढ़ना आदि। ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। ख अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे सुमित अंदर गया है, सुचेता अंदर बैठी है। लिंग क्रिया के बदलने पर भी अंदर शब्द परिवर्तित नहीं हुआ है। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक किसी के भी अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता है वही हमारे अविकारी शब्द होते हैं, जैसे सुमित अंदर गया है, लिंग क्रिया के बदलने पर भी अंदर शब्द परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें सुमित और यहाँ सुचेता, यानी लिंग में बदलाव हुआ है लेकिन फिर भी अंदर शब्द वैसे के वैसे ही आया है, तो इसीलिए इसे कहते हैं अविकारी शब्द। लिंग के बदलने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। पहला क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक, रोज रोज, भीतर, बाहर आदि।
तो जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं वही हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे चलना, ये चलना की विशेषता हो गई। तो इसी तरह से क्या होते हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा, संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग में आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे दरवाजे के पास राहुल खड़ा है, मैं शाम से पहले आ गया, घर के पीछे सड़क है। यानी कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। जैसे कि यहाँ पे दरवाजे के पास राहुल खड़ा है, तो दरवाजे और राहुल क्या है, हमारी संज्ञा है, और के पास क्या हो गया, संबंध बोधक शब्द। तीसरा, समुच्चय बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे विकास अथवा संदीप को बाजार भेजिए, रोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। यानी कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं वही हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे यहाँ पे अथवा से दो वाक्य जुड़े और यहाँ पे परंतु से। चौथा, विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा आदि का भाव महसूस होता है उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे अरे तुम रो रहे हो, छी कैसी गंदगी में रहते हो, आहा कल तुमने क्या शानदार खेला। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या पता चलता है, हमें भावनाओं का पता चलता है। कैसी भावनाओं का, हर्ष का, विषाद का, क्रोध का, घृणा का आदि, जो इन सब भावनाओं को प्रकट करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। 5, निपात, निपात वाले शब्द वाक्य में जिस भी पद के आगे जुड़ते हैं उसके अनुसार वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करते हैं। जैसे मैं कोलकाता भी जाऊंगा, रेखा को ही नृत्य करना है। यानी कि निपात वाले शब्द जहां भी आएंगे वहां वाक्य में आपको क्या पद लगेगा, वहां वाक्य में आपको बल का एहसास होगा। जैसे कि मैं कोलकाता भी जाऊंगा, रेखा को ही नृत्य करना है, तो यहाँ पे बल का प्रदर्शन हो रहा है। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्द सार्थक ध्वनियों के समूह होते हैं। पद वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार रखे गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्द के कई भेद होते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण विच्छेद किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द और उनके प्रकार प्रयोग के आधार पर सार्थक, निरर्थक, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश बोधक, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क शब्द किसे कहते हैं, बताइए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ख शब्द के भेद बताइए। शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरणिक के आधार पर। ग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और वाक्यांश बोधक शब्द। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पद को परिभाषित कीजिए। वाक्य में व्याकरणिक नियमों के आधार पर रखे गए शब्द को पद कहते हैं। ख तत्सम तथा तद्भव में क्या अंतर होता है, लिखिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं हिंदी में, लेकिन वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें हिंदी में परिवर्तन करके लिया गया। ग रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। घ अविकारी शब्दों के भेदों को लिखिए। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ड़ निपात किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
यह ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य के शब्द के आगे लगकर उस वाक्य को बल प्रदान करते हैं, जैसे राधिका ही नृत्य करेगी। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को रूढ़, योग रूढ़ तथा यौगिक शब्द के अंतर्गत लिखिए। तो हमें क्या करने हैं, हमें इन्हें रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक में वर्गीकृत करना है। जैसे हमारे रूढ़ शब्द हैं दिन, योग रूढ़ शब्द हैं हमारे दशानन, और यौगिक शब्द हैं हमारे हिमालय। प्रश्न 3, सार्थक और निरर्थक शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है या जिनके नाम की कोई वस्तु होती है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ना ही इन नाम की कोई वस्तु होती है, अर्थात ये शब्द ही नहीं होते। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में रूढ़ शब्दों पर आयत तथा यौगिक रूढ़ शब्दों पर गोले की आकृति बनाइए। तो क गज है हमारा रूढ़, आनन है हमारा रूढ़, कानन है हमारा रूढ़, एक दंत है हमारा योग रूढ़। ख 3 है हमारा रूढ़, रंग है हमारा रूढ़, तिरंगा है हमारा योग रूढ़, रंग बिरंगी है हमारा रूढ़। तो बच्चों इसी तरह आपको भी क्या करना है, आपको जो रूढ़ शब्द हैं उनको देखते हुए वहां पे आप आयत लगाएंगे और जो योग रूढ़ शब्द हैं उस पे आप गोला लगाएंगे। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी को अलग कीजिए। तो चलिए करते हैं अलग। हमारे तत्सम शब्द हैं जैसे हस्त, तद्भव शब्द है हाथ और विदेशी शब्द है मेट्रो। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, आप बाकी भी शब्दों को छांट कर आप लिखेंगे। जो तत्सम है वो तत्सम, जो तद्भव है उसे तद्भव में और जो विदेशी है उसे विदेशी में। प्रश्न 6, कोई भी 4 वाक्यांश बोधक शब्दों को वाक्यांश के साथ लिखिए। तो आपको क्या करना है, वाक्यांश बोधक शब्द और वाक्यांश के साथ लिखना है। जैसे कि जो सिर्फ शाक सब्जी ही खाता हो वो हुआ शाकाहारी, और जो मांस खाता हो वो हुआ मांसाहारी, जो भगवान में आस्था रखता हो वो हुआ आस्तिक। इस तरह से आप क्या करेंगे, शब्द भी लिखेंगे और वाक्य भी लिखेंगे। प्रश्न 7, दिए गए विकारी शब्दों के साथ शब्दों का मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं। खुशबूदार, धनी, ईमानदार, ये है हमारे विशेषण। आना जाना करना, ये है हमारी क्रिया। हमारा, तुम्हारा, सबका, ये है सर्वनाम। मोहन, वृक्ष, ग्राम, ये है हमारी संज्ञा। मैं, तुम, वह, ये हुआ हमारा सर्वनाम। गया, गई, गए, ये है हमारी क्रिया। रुपया, घर, कार है संज्ञा। परिश्रम, सुरीला, सुंदर है हमारा विशेषण। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के एकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और आपको इनके एक अर्थ लिखने हैं। जैसे बालक यानी लड़का, आभूषण यानी गहने। इसी तरह आप वाक्यों के भी लिखेंगे। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 9, जब हम बोलते, लिखते, पढ़ते हैं तो भाषा की आवश्यकता होती है। तो जरा सोचिए भाषा के लिए शब्दों की क्या उपयोगिता है। तो बच्चों जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है। तो और लेकिन उस भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है उसकी शब्दों की जरूरत। तो आपको इसी की इंपॉर्टेंस बनानी है कि भाषा के लिए शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, और आप अपने शब्दों में यहाँ बताएंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के प्रकार से संबंधित शब्द का लेखन करें। तो बच्चों यहाँ पे आपको विकारी शब्द लिखने हैं, आप बॉक्स पे विकारी शब्द लिखेंगे और यहाँ आपको अविकारी शब्द लिखने हैं। प्रेरणादायक मूल्य, जिस प्रकार शब्दों के समाकलन से ही भाषा समृद्ध बनती है,
ठीक उसी प्रकार गुणों अवगुणों के समावेशन से मनुष्यत्व का निर्माण होता है। तो बच्चों, जिस तरीके से शब्दों से एक जो भाषा है वो समृद्ध बनती है, ठीक उसी तरह गुणों और अवगुणों से भी मनुष्यत्व का निर्माण होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।